जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस वाला सेशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात ये आप सुन लीजिए कि आज के सेशन में कमाल के सवाल है, एक एक सवाल का लेवल है। अब आपको ना हर एक सेट, हर एक प्रैक्टिस सेट, सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सेट बढ़िया बढ़िया लेवल का मिलेगा। आपको हर एक सवाल में एफर्ट लगाना होगा। आप यूँ समझ लीजिए कि जेएसएससी चाहे कितना भी टफ कर ले, हम लोग उस लेवल को भी पार करके पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर लेवल का तैयारी थी मेरी। जब ये बात आपके दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में आएगा ना, तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, जैसा कि आपका सीरीज 13 था, इससे पहले वाला उससे भी ऊपर लेवल का सवाल है आज। तो आप इसको मिस बिल्कुल ना करें, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। काफ़ी एफर्ट लगने वाला है आज के सीरीज में, आप खुद देखेंगे काफ़ी एफर्ट लगने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर मार दीजिएगा, थोड़ा प्यार मोहब्बत बरसा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इधर देख लीजिए, जो हमारा ऐप है फोकस स्टडी विथ अभी, इस पे अभी मैथ की कोर्स चल रही है। मैथ की कोर्स चल रही है 299 में, सिर्फ 299 में। और अगर आप 299 लगाते हैं तो आपको मैथ का टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है फ्री में। आप जैसे 299 लगाते हैं, साथ ही साथ आपको मैथ का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाता है फ्री में। वैसे अगर आप सिर्फ मैथ का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ना, तो भैया ये 5 रुपया पर टेस्ट आपका कॉस्ट आएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन टेस्ट पूरा बाइलिंगुअल में है, पूरा कोर्स भी आपका बाइलिंगुअल में है। सॉरी, अगर आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं तो भाई आप 5 रुपया पर टेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट का खासियत क्या है कि इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और जो हमारा मैथ का कोर्स है, इसका फीचर क्या है कि झारखंड के सभी परीक्षा के लिए है। अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट पैकेज है। अर्थमेटिक अभी इसमें चल रहा है, बेसिक टू एडवांस लेवल का सवाल है। आप टेस्ट में देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन में आप देख रहे हैं कि हम आपको कैसा कैसा लेवल से और किस तरीके से सवाल को बनाना सिखा रहे हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश पूरा सब कुछ बाइलिंगुअल है, और 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ ये जो हमारा ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप है ना, मतलब आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये झारखंड के लिए स्पेशल अभिषेक सर ने बनाया है। इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिलने वाला है, मिलेगा आने वाला समय में। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब कुछ का, ऐप का भी, टेलीग्राम का भी, और आपका इंक्वायरी नंबर का भी, कोर्स का डिटेल भी, और जितना आपको हम बता रहे हैं सबका सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, सबका लिस्ट दिया है। अब जाके एक बार चेक तो करिए सही। और शुरू करते हैं आज का जंग। तगड़ा है आज का जंग। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% लगाता है। बी शेष पूंजी का 25% तथा शेष राशि सी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में रुपया 1,62,000 का लाभ हुआ हो, रुपया 1,62,000 का लाभ हुआ हो, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है? एकदम मैजिकल तरीका बताएं। रुपया ए का हिस्सा पूछा है, तो ए के बारे में क्या बोला गया है? कुल पूंजी का 33.1/3%। तो आपको ये चीज़ मालूम है, 33.1/3% को हम क्या बोलेंगे? 1/3। इसका मतलब ये है कि ए जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया है। अगर ए कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया है, तो आपको ये चीज़ मालूम है कि जिस अनुपात में हम निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ लेते हैं। अगर ए कुल पूंजी का 1/3, 1/3 लगाया है, तो ए जो है कुल लाभ में से भी 1/3 लेगा। फिर से सुनिए, ए जो है कुल लाभ में से भी 1/3 लेगा। तो कुल लाभ कितना? 1,62,000। 1,62,000 का 1/3 कितना? 1,62,000 मतलब 162 को 3 से भागा दीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12,
54,000 रुपया जो है ए का लाभ होगा। बहुत लोग इसको कैसे बनाएंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद बांटना शुरू करेंगे। लेकिन आप समझदारी से ज़रा खेलिए कि ए जो है कुल पूंजी का 33.1/3% लगाया है और पूछा है कि लाभ में से ए का हिस्सा कितना है। अगर बी का हिस्सा पूछता है ना तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन ए का हिस्सा पूछा है तो हम देख लिए कि ए जो है ए कुल पूंजी का 1/3 लगाया है तो ए कुल लाभ का 1/3 लेगा। कुल लाभ 1,62,000 का 1/3 54,000, खत्म कहानी। लेकिन अगर दूसरा पूछ देता तब, ये तो एकदम ज़बरदस्त वाला तरीका बता दिए आपको। अगर दूसरा चीज़ पूछ देता, अगर आप सबका निकालना सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे निकालिए, ए कुल पूंजी का 1/3 और बी शेष पूंजी का 25%। 25% का वैल्यू 1/4 और ए लगाया है 1/3, तो 1/3 1/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। 3 और 4 का एलसीएम 12, तो मान लीजिए कि टोटल कैपिटल 12 यूनिट है। 12 यूनिट का 1/3 कौन लगाया, ए लगाया। 1/3 मतलब 1/3 मतलब 4 लगाया है ए, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 8 बचा। 12 में से 4 ए लगाया तो शेष कितना बचा, 8। और 8 का 1/4, तो 8 का 1/4 8 गुने 1/4, 2 कौन लगाया है, बी लगाया है। 4 और 2 6, तो 6 रुपया कौन लगाएगा, शेष सी लगाएगा, सी लगाएगा ना भाई। टोटल पूंजी कितना है, 12। इसको एक बार आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, आधा पूंजी तो सी लगाया है तो लाभ का आधा हिस्सा तो सी ले जाएगा सीधा, ठीक है। और शेष जो आधा बचेगा उसमें से 4 और 2 मतलब 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। नहीं तो 1,62,000 मतलब कितना, 81,000 रुपया। 81,000 को आप बांट दीजिएगा 2:1 में, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझिए बात को, हर एक चीज़ को समझिए। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो सबको 2 से भागा दें तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसी रेशियो में आपको बांटना है। आप ए का लाभ निकाल सकते हैं यहाँ से भी। 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 3 6, 6 का वैल्यू 1,62,000, तो 2 का वैल्यू कितना, तो भैया 2/6 तब भी 1/3 और 1,62,000 का 1/3 पहले हम आपको क्या बताएं, 54,000। देखिए अनुपात समानुपात से ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल होता है, लेकिन ज़रा इसका ऑप्शन देखिए, कैलकुलेशन इसका तगड़ा होने वाला है। लेकिन समझदारी से हम लोग कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। कैसे, समझिएगा। ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, एज इट इज़ मैंने ऑप्शन सहित रख दिया है, ठीक है। तो कहता है कि a/b का वैल्यू 3√5 है, तो आप सीधा समझिए a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू √5 है। तो कहता है कि 2a + b 3a - 2b का वैल्यू क्या होगा। तो भैया a का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू, और दोनों को कर दीजिए सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो चारों में से एक आंसर हमारा होगा। देखिए सीधा रखिए, 2a + b 3a - 2b को हम क्या लिखेंगे, 2a + b अपॉन 3a - 2b। तो एक ही बार वैल्यू को रखिएगा, ठीक है। तो 2a का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 दूना 6, प्लस b का वैल्यू क्या है, √5 अपॉन 3a, तो 3 तिया 9 माइनस 2b का वैल्यू √5 मतलब 2√5, यही आएगा। तो भैया ये तो ऑप्शन है नहीं, मतलब इसको करना होगा रेशनलाइज। इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर नीचे 9 + 2√5 से और 9 - 2√5 से रेशनलाइज करना होगा। नीचे क्या बनता है, a - b इंटू a + b, सॉरी a + b, ठीक है। मतलब a² - b², a², 9 का स्क्वायर 81 माइनस b² 2√5, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 5 20, 81 में 20 गया तो 61, मतलब नीचे 61 रहेगा और 61 एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा ऑप्शन डी हम ठोक देंगे, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन में हर अलग अलग है, तो ये चीज़ समझ गए थे हम कैसे, कि अंश सबका सेम दिया है। 64 + 21√5, 64 + 21√5, 64 + 21√5 और 64 + 21√5।
तो ये ऑप्शन देखते ही समझ गए थे कि अगर हम किसी तरीका से हर को निकाल लें, डिनोमिनेटर को निकाल लें, तो मेरा आंसर एकदम आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया और आंसर ठोक दिया। हम आपको क्या बोलते हैं कि ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं होता है, इसका भी कुछ मतलब होता है। कितना अच्छा से सेट किया, अंश को सेम रखा, हर को अलग अलग कर दिया। सॉल्व करने वाला समझ गया कि अगर हम हर को किसी तरीका से निकाल लें सीधा, तो अंश सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो भैया अब अगर आपको कंप्लीट सॉल्व करना है तो देखिए, जिनको सॉल्व करके देखना है वो लोग कर लीजिएगा। तो भैया नीचे तो आपका हो जाएगा 61, ऊपर हो जाएगा 6 + √5 × 9 + 2 √5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में, आपका आ जाएगा आंसर। तो जिनको करना है वो करके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम में इसी टाइप का काम आपको करना होगा। कड़ा नज़र रखिए ऑप्शन पर। हाँ, अगर चारों अंश अलग अलग होता, जैसे चारों हर अलग अलग है, तब इसको सॉल्व करना ही होता। ठीक है, कहता है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में करते हैं। अकेले ए उसी कार्य को 8 + d दिन में, जबकि अकेले बी 18 + d दिन लगाता है। ठीक है, लगाता है। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये निकालने के लिए ना डी का वैल्यू जानना जरूरी है। देख लीजिए, ये एक टाइप का फिक्स पैटर्न है कि ए 2 लोग मिल के डी दिन में, और फिर दोनों का अकेले का डी के टर्म में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से डी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा, डी बराबर आप लिखिएगा √अंडर ए अकेले 8 + d और b अकेले 18 + d। तो रूट के अंदर 8 और 18 को अब रखिए। ठीक है, तो d का 18 8 144, d कितना आ जाएगा 12। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अब d का वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, a और b 12 दिन, a 12 और 8 30 दिन, और b 18 और 12 30 दिन। तो भैया क्या आ गया, देखिए तो जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, a + b d दिन मतलब 12 दिन, और a 8 + d तो 12 और 8 20 दिन। ठीक है, और c b 18+ मतलब 30 दिन। अब जरा ध्यान से देखिए, 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, बोलेंगे सर 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, ये b है मेरा। ठीक है, 60 होगा। तो 12 × 25 60, ए और बी मिल के करेगा 5 यूनिट। ठीक है, अलग अलग तो दिया हुआ ही है सबका, वैसे ए इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ए 20 दिन में 60 मतलब 3, और बी 30 दिन में 60 मतलब 2। अब देखिए, कहता है कि ए 4 दिन तक काम किया, तो ए हर दिन कितना काम कर सकता है, 3 काम। तो 4 दिन में कितना काम किया, 12 काम किया। 4 दिन में कितना काम किया, 12 काम किया। तो 60 में 12 गया तो कितना बचा, 48 काम बचा। अब 48 काम करेगा कौन, बी, और बी हर दिन कितना यूनिट काम कर सकता है, 2 यूनिट। तो 48 को 2 से भागा देंगे, 24 दिन में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। इस कंसेप्ट को आप लोग हो सके तो याद रखिएगा, ये इसी टाइप का फिक्स पैटर्न में लगेगा। ठीक है, देखिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। घातांक और करनी का सवाल है, और कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ा मुश्किल सवाल है, आप गलती कर सकते हैं। कहता है कि यदि 3 का पावर a + 3 गुना 4 का पावर a + 6 गुना 25 का पावर a + 1 बटा 27 का पावर a - 1, 28 का पावर a - 2 और 8 का पावर a - 2 और 125 का पावर a + 4 बराबर 4 बटा 15 का पावर 26 है। तो कहता है कि तो √अंडर a + 9 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन लाल रंग के बक्सा में डाला हुआ है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो या तो 3 है या तो 4 है। 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर,
और 25 को क्या 5 का स्क्वायर, मतलब इसमें 3 तरीका का डिजिट है, 3, 2 और 5, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को 3, 2 और 5 में तोड़ना होगा। साथ ही साथ आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि घातांक और करनी में कि जब दो समान आधार वाला चीज़ गुना में होता है तो पावर जोड़ देते हैं, और जब दो समान आधार वाला चीज़ एक दूसरे के भागा में होता है तब ये कंडीशन होता है। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपका सवाल टूट जाएगा। ठीक है, घातांक और करनी में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए ये आपको मालूम होना चाहिए। अब पूरे इक्वेशन को 3, 2 और 5 में तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 3 का पावर a+3 है। ठीक है, तो हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, तो हम ऑप्शन मिटा दे रहे हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। ठीक है, और हमसे पूछा है a+√9 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख देते हैं कि तो √a+√9 बराबर हमसे पूछा है, और इसको लाल रंग से ऐसे मिटा देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, अब सबको 3, 2 और 5 में तोड़ेंगे, तो ये तो हमारा ठीक है। देखिए 3 का पावर है a+3 है। अब देखिए 27 को भी तो हम 3 के पावर में तोड़ सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 और इसके गुना में क्या है 3a-1, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 3a-3। ये क्या हो जाएगा 3a-3। अब देखिए समान आधार वाला दो चीज़ एक दूसरे के भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब घटा देंगे 3a+3 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ होगा आपका, ये चीज़ आपका होगा। ठीक है, गुना में देखिए, फिर से गुना लगाते हैं। अब देखिए 4 और 8 को एक साथ देखेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2a+6 दूना 12। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसके गुना में क्या है 3a-2। तो 3a-2 2 का पावर 2a+12, और इसके भागा में है 2 का पावर 3a-6, तो ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 3a और -6 है तो क्या हो जाएगा +6। ठीक है, बहुत आसान सवाल नहीं है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, समझिएगा। देखिए इस टाइप का प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार में कोशिश करिए। अब 25 और 125 का हिसाब किताब लगाते हैं। ठीक है, 25 और 125 का हिसाब किताब लगाते हैं। देखिए ध्यान से, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, मतलब ये 5 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई 2a+1, और ये 125 को हम क्या लिखेंगे 5 का क्यूब, मतलब इसको हम क्या लिखें 5 का क्यूब, और 3 के मल्टीप्लाई में 3a+4, और ये ऊपर जाके घट जाएगा तो -3a-4 बराबर इधर क्या है, इधर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और देखिए 15 का पावर 26 है तो इसको हम क्या 3 × 5 = 15 लिख सकते हैं, मतलब 3 का पावर 26 गुना 5 का पावर 26 लिख सकते हैं। समझना एकदम तगड़ा वाला सवाल है। ठीक है, अब क्या कुछ कटम कुटाई होता है, जरा देख लेते हैं, जरा देख लो मेरे भाई, जरा देख लो। अब देखो यहाँ -3a, यहाँ 3 3 6 हो गया, तो ये हो गया 3 का पावर 3 3 6, और -3 में a गया तो -2a हो गया। ठीक है, गुना 2 का पावर कुछ भी कट्टम कुटाई होता है तो 12 और 6 18 होगा, मतलब 2 का पावर 18 होगा, और -3 में 2a गया तो भैया a बचा, गुना 5 में कुछ कटम कुटाई होता है तो देखिए
तो यहाँ पे क्या होता है, 5 के साथ क्या होता है, 5 के साथ ये होता है कि ये 2a माइनस 3a क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, 5 में होता है माइनस का a और यहाँ होगा माइनस का 3 बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और ये भागा में है, गुना में लेके जाएंगे तो 3 का पावर माइनस 26 गुना 5 का पावर माइनस 26 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब हमें a का वैल्यू चाहिए ना, हमें a का वैल्यू चाहिए और ये तीनों ये पूरा आपस में क्या है, बराबर है। मतलब 3 का पावर 6 माइनस 2a बराबर है 3 का पावर माइनस 26। तो इसको किसी एक को आप ले सकते हैं। तो जब बेस बराबर है ना तो हम लिख देंगे 6, देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमें a का वैल्यू चाहिए तो हम किसी एक को ले लेंगे, एक इधर से और एक इधर से, सेम आधार वाला। तो 3 का पावर 6a माइनस 2a और 3 का पावर माइनस 26, आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2a बराबर माइनस का 26, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 26 बन जाएगा प्लस 26 और प्लस 26 ये हो जाएगा प्लस 26 और 6 कितना हो जाएगा 26 और 6 32 बराबर ये हो जाएगा 2a और a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 16। a का वैल्यू क्या निकल के आया 16, समझिएगा। अब हमसे पूछा है कि रूट अंडर a प्लस 9, a का वैल्यू क्या है 16, तो 16 और 9 25, यही ना हमसे पूछा है भाई, हमसे पूछा है रूट अंडर a का वैल्यू प्लस 9, तो a का वैल्यू 16, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 बराबर 5 इसका आंसर, ठीक है। इस टाइप का सवाल दे देंगे ना तो धुआं हो जाएगा आदमी, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होना तय हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होना तय हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर दिए, LHS बराबर LHS और RHS को, और दोनों ही तरफ समान आधार पे अलग अलग पावर है। तो किसी एक समान आधार वाला को दोनों साइड से उठा लिए, या तो 3 3 या तो 2 2 या तो 5 5, a का वैल्यू सेम आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए इस सवाल को देखिए, सवाल में जान है, जान तो हर एक सवाल में है। कहता है कि वर्ग A और B के 90 छात्रों का गणित में औसत अंक 49 है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि क्लास A और B में स्टूडेंट जो है टोटल 90 है और इनका एवरेज मार्क्स जो है 49 है। A में छात्रों की संख्या B की तुलना में 25% अधिक है, समझना, A में छात्रों की संख्या B की तुलना में 25% अधिक है और B में छात्रों का औसत स्कोर A की तुलना में 20% ज़्यादा है। A में छात्रों का औसत स्कोर क्या है, बात को समझना। तो भैया टोटल स्टूडेंट तो आपका 90 है, टोटल स्टूडेंट तो आपका क्या है 90 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आपका A और B में मिला के 90 छात्र हैं और छात्रों की संख्या के बारे में कहता है कि A में छात्रों की संख्या B की तुलना में 25% अधिक है, B से 25% अधिक है। देखिए छात्रों की संख्या ये A है और ये B है, तो 25% को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/4, 1/4, 1/4, मतलब B में अगर 4 स्टूडेंट है तो A में 4 और 1 5 स्टूडेंट है। तो भैया A में कितना स्टूडेंट है 5 और B में कितना है 4। देखिए 4 का 25% 1 होता है, तो 4 और 1 5। अब इसी 4 और 5 का वैल्यू क्या दिया है 90 दिया है। A में अगर 4 है तो B में 5 है, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है 90 है और 4 और 5 9 का वैल्यू अगर 90 है तो 1 का वैल्यू 10 है, मतलब A और B में 50 और 40 स्टूडेंट है, ठीक, ये बात समझ गए आप। अब आते हैं इनका एवरेज स्कोर के बारे में। कहता है कि देखिए समझने के लिए फिर से लिखते हैं, सवाल आसान नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गया सवाल। B में छात्रों का औसत स्कोर A की तुलना में 20% ज़्यादा है। स्कोर में A से ज़्यादा B के स्टूडेंट लेके आए हैं, तो 20% का वैल्यू क्या है 1/5, मतलब A का लोग
अगर क्लास ए का एवरेज स्कोर 5 है तो क्लास बी का एवरेज स्कोर 6 है। देखिए 5 का 20% कितना 1 होता है और 5 और 1 6 होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्लास ए का बच्चों का एवरेज स्कोर 5x और क्लास बी के बच्चों का एवरेज स्कोर 6x है। अब जरा ध्यान दीजिए, ए में कितना बच्चा है 50 और ए का एवरेज स्कोर क्या है 5x। तो अगर हमें टोटल स्कोर चाहिए तो हम कहेंगे सर 50 गुना 5x, क्लास ए का टोटल नंबर मिल गया। अब अगर क्लास बी का टोटल मार्क्स चाहिए तो क्लास बी में कितना बच्चा है 40 और हर एक बच्चा को औसतन कितना मार्क्स मिला है 6x। तो अगर यहाँ टोटल मार्क्स चाहिए तो 6x × 40, ये क्या हो गया ए और बी का टोटल नंबर, इनको जोड़ दिए तो ए और बी का टोटल नंबर हो गया। समझिएगा ध्यान से। और पूरा क्लास ए और बी का टोटल नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 छात्रों का औसत स्कोर 49 है। अगर 90 छात्रों का औसत स्कोर 49 है तो 90 छात्रों का टोटल स्कोर कितना हो गया 90 गुना 49 कितना हो गया 0 9 9 81 9 4 36 और 8 4410 कितना हो गया 4410। तो ये क्या है पूरे क्लास का टोटल मार्क्स और ये भी क्या है पूरे क्लास का टोटल मार्क्स। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब इनको जोड़ दीजिए तो 5 × 5 = 25 250 और ये देखिए समझ लीजिए 5 × 5 = 25 250x प्लस 6 × 4 = 24 240x जोड़ दीजिएगा तो 490x बराबर 4410 नंबर आएगा। यही चीज़ आपको x का वैल्यू दे देगा। क्या कटम कुटाई होगा? जी हाँ, 49 9 441, x का वैल्यू कितना 9 आएगा। पूछा है कि क्या पूछा है कि a में छात्रों का औसत अंक, a के छात्रों का औसत अंक यही ना है 5x। तो 5 को 9 से 5x में x का वैल्यू 9 है तो 5 गुना 9 9 × 5 = 45 जो है क्लास ए का एवरेज स्कोर है। अगर क्लास बी का एवरेज स्कोर पूछता तो 6x और x का वैल्यू 9 तो 9 × 6 = 54 मार्क्स। देखिए इस सवाल को देखो भाई लोग, मेहनत कितना लग रहा है आप लोग देख रहे। हर एक सवाल में दम है, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ खास है। तो और हर एक सवाल का लेवल है। अगर ऐसा सेट आ जाए तो मैथ में आपको आधा घंटा से ज़्यादा समय लग जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके पास कंसेप्ट है तो अब टाइम बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है, ए बी और सी और डी, ठीक है। कहता है कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है, ठीक है, और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपया अधिक है, ठीक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है तो ए बी सी डी की आय रुपयों में है। अगर आप इस सवाल को तरीका से करने बैठे जाएंगे इक्वेशन बना के तो काफ़ी समय आपका खट्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन से ही इसको सेट करने का कोशिश करें तो पक्का एक ऑप्शन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन आप ना रेशियो वाला देख लीजिए कि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है। तो ए और सी का आय में देखिए, ये ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, इसी तरीका से दोनों है। तो ए और सी का जो हम रेशियो देखेंगे वो 2:3 देखेंगे। तो 260 और 32 का रेशियो 2:3 बनता है नहीं, ये 13 और 16 बनता है, तो ये नहीं होगा, इससे एक कट गया। दूसरा देखिए, ये आपका ये दोनों 2:3 बनता है, 300 और 600 001:2 बनता है, ये भी कट गया। ये ए का है, ये सी का है, ये ए का है, ये सी का है, ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए, ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है। तो ए
400 और C 600, तो 2 और 3 का यहाँ है, ये हो सकता है। अब D को भी देख लेते हैं, 320 और 480, 16 दूना 32, 16 तीन 48, ये भी है। तो इन दोनों में फैसला करना होगा। अब तो पहला तो दोनों में सेट कर गया रेशियो वाला। दूसरा कहता है कि B और D का जो आय का अनुपात है वो 1:2 है, मतलब B का 2 गुना A होगा। तो देखिए B मेरा 226 है, 260 है, इसका 2 गुना 520। यहाँ पे B 180 है, इसका 2 गुना 360। ये कंडीशन भी दोनों में सेट कर गया। अब आते हैं आय वाला। तो A की आय B की तुलना में 140 रुपये अधिक है। देखिए A का जो है ना आय B से 140 अधिक है, तो 260 और 400 में 140 का अंतर है, तो आप कहेंगे जी हाँ अंतर है। 320 और 140 में 320 और 180 में 140 का अंतर है, तो जी हाँ है, ये भी सेट कर गया। ये वाला जरूर छांट देगा। C और D में 80 रुपया, C की आय D की तुलना में 80 रुपये अधिक है। C का आय 600 और D का आय 500, 80 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। क्या इसमें भी ज़्यादा है? C का आय 480, D का आय 360, कितना ज़्यादा है? तो 40 और 80, ये 120 ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसा तरीका फॉलो करने का कोशिश ज़रूर करिएगा, बहुत फायदे में रहिएगा। एक एक सवाल आपका बनेगा, जरूरी नहीं है कि हर सवाल को कायदे से लिखा जाए। देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि अगर x + y + z का x y z का कोई वैल्यू बता दे, या आप खुद सोचने लगेंगे कि अगर हम वैल्यू पुट कर लें, x + y + z का वैल्यू पुट करके 10 सेटिस्फाई हो जाए और x³ + y³ + z³ का वैल्यू 75 हम सेटिस्फाई करवा दें, और तो और x y z का वैल्यू हम 15 सेटिस्फाई करवा दें, तो फिर x y z का हम यहाँ पे वैल्यू रख के सोल्व करके आंसर बता देंगे। आपका सोचना सही है, लेकिन गलत है। कैसे गलत है? आपको अलजेब्रा में ना 12 से 15 फॉर्मूला बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। अब देखिए 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन दिया है। x y z 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन दिया है। एक x + y + z का वैल्यू 10, एक ये वाला और ये तीसरा ये वाला। इसका मतलब x y z का अलग अलग वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि भैया x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z इंटू जो पूछा है, जो चीज़ आपसे पूछा है, ये वाला चीज़ इंटू में क्या होता है? x² + y² + z² - xy - yz - zx, ये होता है, ठीक है। अब ये लाल वाला तो आपसे पूछा है, बाकी का वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए x³ + y³ + z³ का वैल्यू 75 दिया है और x y z का वैल्यू 15 दिया है, 15 दिया 45 होगा, और x + y + z का वैल्यू आपका दिया है 10, और ये वाला चीज़ आपसे पूछा है, ये लाल वाला आपसे पूछा है, जो कि यहाँ रहेगा। अब सिंपल सा बात है, 75 में 45 गया, 30 बचा, 30 को 10 से भागा देंगे, आंसर मेरा 3 आएगा। x और y और z का अलग अलग वैल्यू सोचने पे दिमाग नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग आपका खराब होने वाला है। कहता है कि ax + by किसका गुणनखंड है? ax + by इन चारों में से किसका फैक्टर है? फैक्टर कहने का मतलब है कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे हम ax + by को कॉमन ले सकते हैं, या किसी तरीक़ा से ax + by को हम अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। सीधा जवाब है। तो देखिए ये चीज़ है प्लस में, ये चीज़ है प्लस में, ये क्या है? ये है a² x² + 2ab - 2b² y²। तो यहाँ से आप ax + by कॉमन कहीं से नहीं ले सकते हैं, ax + by कॉमन कहीं से नहीं ले सकते हैं। हाँ, इससे और इससे ले सकते हैं, लेकिन चीज़ हमारा माइनस में चला जाएगा और ये फिर इसमें +2ab भी बचेगा, मतलब ये तो आपका होगा नहीं।
इसी तरीक़ा से अब जैसे चेक करते जाएंगे तो आगे देखिए ये ए क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2a बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो भैया ये भी नहीं होगा। एक ए स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2a बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स है, ये भी नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, आपको हम एक क्लास देंगे फैक्टर का, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जब मेरा नज़र इस पे जाता है ना, जब ऐसा सवाल पूछे कि ax प्लस बी वाई किसका फैक्टर है, तो ऐसा सवाल में इसका होल स्क्वायर कर देने का सीधा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देना आपको सीधा। तो देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये कुछ और नहीं, ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर ही तो है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सीधा आंसर हो गया। देखिए कहता है कि यदि 499a7b2 72 से पूर्णतः विभाजित है तो a प्लस बी का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए आप सबसे पहले ये समझिए, अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है, देखिए 72 से विभाजित है तो वो संख्या 8 गुने 9 से भी भागा जाएगा, मतलब एक साथ 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि 72 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखेंगे, इसका भी रूल होता है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है तो वो संख्या 8 गुने 9, 72 का जो 2 को प्राइम फैक्टर होगा 8 गुने 9 से भी विभाजित होगा। आज का क्लास एकदम मस्त वाला है, आप समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। भले 1-2 सवाल कम होगा लेकिन सब समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, और अगर कोई संख्या 8 से जाता है तो संख्या का आखिरी का 3 अंक मतलब 7b2 भी 8 से पूरा कटेगा। अब देखिए अब हमें b का यहाँ कहता है कि a और b का अधिकतम मान लेना है, तो b का मैक्सिमम वैल्यू सोचना पड़ेगा। देखिए जब आप 8 का टेबल पढ़ेंगे ना तो आपको या तो 72 भी मिलेगा और 32 भी मिलेगा, 72 भी मिलेगा, 72 भी मिलेगा। देखिए अगर हम b का वैल्यू 3 और 2 5 रखते हैं तो ये 8 9 72 और 8 चौके 32 कट जाता है, लेकिन b का वैल्यू 7 और 2 9, अगर हम b का वैल्यू 9 लेते हैं तो 8 9 72 और 8 9 72 ये भी कट जाता है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो b का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लेंगे, b का हम मैक्सिमम वाला वैल्यू लेंगे जो कि क्या होगा, 9 होगा। अब जब b हमारा 9 है तो ये संख्या हमारा बन गया, अब b हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, तो ये संख्या हमारा बन गया 499a7 और b की जगह पर 9 और 2, और ये संख्या 9 से भी भागा जाएगा। जब ये संख्या 9 से भागा जाएगा मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से भागा जाना चाहिए, तो जिसका सम 9 बनता है काट दीजिए, 9 9 9 और 7 और 2 9, क्या बचा 4 प्लस a। अब अगर 4 प्लस a कोई संख्या बनेगा जो 9 से भागा जाना है तो हम a का वैल्यू क्या ले सकते हैं, कहेंगे सर 5 ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, और 9 से भागा चल जाएगा, मतलब a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू क्या आया था, 9 आया था। 9 और 5 को जोड़ेंगे आपका 14 आंसर हो जाएगा। ये सब मस्त क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 4 है तो 1/1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस डी प्लस 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस डी इंटू 1 माइनस ए प्लस 1/दिस, इसका मान क्या होगा। देखिए 4 वेरिएबल आपको दिखेगा a b c d, अगर 4 वेरिएबल है और सबका वैल्यू अलग अलग हमें चाहिए, हम चाहेंगे कि हमको a का वैल्यू कोई बता दे, b का बता दे, c का बता दे, d का बता दे, तो हम इसका आंसर खटाक से बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वेरिएबल दिया गया है, एक इक्वेशन है 4 वेरिएबल के लिए, तो
आप जो है ना, आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये सवाल वैल्यू पुटिंग से जल्दी होगा, क्योंकि और कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। बेसिक से जाएंगे मामला टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 4 है, तो आप कहेंगे सर कि a का भी 1 रखिए, b का 1 रखिए, c का 1 रखिए, d का 1 रखिए, 4 बराबर 4 आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे ही हम इधर देखेंगे ना, इधर देखेंगे तो ना 1/0 वाला फॉर्म बनेगा, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्योंकि देखिए a का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा। मतलब ये इक्वेशन 1/0 हो जाएगा। ये भी 1/0, ये भी 1/0, ये भी 1/0, सॉल्व होगा ही नहीं। तो ऐसा वैल्यू सोचना है जिससे हमारा इक्वेशन अनडिफाइंड ना बने, 1/0 का फॉर्म ना बने, ठीक है। तो भैया आप जरा ध्यान से देखिए कि ये 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल हर बार मल्टीप्लाई है। यहाँ a b c है, यहाँ b c d है, यहाँ c d a है, यहाँ d a b है। तो हम कोई 2 वेरिएबल को 0 कर सकते हैं और कोई 2 वेरिएबल के मान को हम बराबर कर देंगे। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पर a बराबर b बराबर 0 ले लिए, और c बराबर d कर देते हैं, और इसका वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो देखिए c का वैल्यू 2, d का वैल्यू 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, और आपका इधर का इक्वेशन अनडिफाइन भी नहीं बनेगा। अब सोल्व करना चालू कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा -1 और a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 हो जाएगा, और 1 - 2। तो c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू भी 2 है और d का वैल्यू भी 2 है। तो 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। मतलब ये आपका बन जाएगा 1/-1, मतलब ये देगा -1, ठीक है। इसको देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ गया तो हवा टाइट कर देगा जिसको जानकारी नहीं रहेगा, इसीलिए समझा रहे हैं, समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरीक़ा से ये आपका हो जाएगा, देखिए b और c हमेशा a और b का मल्टीप्लाई हमेशा 1 देगा, और c और d आपका क्या देगा? देखिए तो भैया ये तो मेरा 1 देगा b, तो ये 1 - 2 और 1 - 2, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, -1 +1, मतलब ये हो जाएगा +1, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि एक माइनस और एक प्लस, फिर अगला वाला बनेगा एक माइनस और एक प्लस, और ये आपका कटम कुटाई हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ भी है C और D, तो यहाँ से भी आएगा 1, लेकिन यहाँ पे है A और B और सिर्फ D, तो यहाँ से देगा -1। तो एक का वैल्यू -1, दूसरा का वैल्यू +1, फिर एक का वैल्यू -1, दूसरा का वैल्यू +1, तो 4 ठो है -1 +1 +1, कट कुटा के 0 हो जाएगा, इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि x = a sin θ - b cos θ और y = a cos θ + b sin θ है। सवाल सही है ना? x = a sin θ, ठीक है ना? है तो इनमें से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा रिलेशन सही है x, y, a और b के साथ बीच में, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में आपको करना क्या होता है, ये ट्रिगो का बहुत ही बेसिक सवाल है। x का वैल्यू दिया है a sin θ - b cos θ, और y का वैल्यू अलग दिया है, और जो चारों का चारों ऑप्शन है ना, सब स्क्वायर में है। x² / y² + a² / b² = 1, सब का सब स्क्वायर में है। मतलब ये ऑप्शन देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तभी इसका आंसर आएगा, ठीक है। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तभी इसका आंसर आएगा। तो जब इस वाला कंडीशन का स्क्वायर करेंगे,
दोनों तरफ, मतलब x बराबर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तब क्या आएगा थोड़ा समझ लीजिए। वैसे इसको एक स्टेप में लिखा जा सकता है, लेकिन बेसिक समझने के बाद, तो अब बेसिक ही समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा माइनस है ना, तो माइनस का 2ab मतलब 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब सेकेंड वाला इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और जब दोनों को जोड़ लेंगे ना, जब दोनों को जोड़ लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2ab और प्लस 2ab वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है a साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जैसे ही हम a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, मतलब यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए, यहाँ से b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से जैसे ही b स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। मतलब एक्स वाई और ए बी के बीच में यही रिलेशन निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर देता है। ठीक है, देखिए ये सवाल, देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बढ़िया सवाल है, सब कुछ है। 7 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 ब्रैकेट बंद माइनस 8 फिर से ब्रैकेट बंद और सबके भागा में 5, बट्टा में फिर से है 2 भागा 2 का 4 प्लस 4 भागा 4 का 4 बराबर क्या होगा। अगर आप वाकई में झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं और आप वाकई में अपने आप को जेन्युइन मानते हैं कि हमको एक सीट मिलना चाहिए, तो आप इसका आंसर देके बताइए। अब ऐसा नहीं है कि जो इसका आंसर नहीं देगा वो एक सीट नहीं ला पाएगा, ये भी मेरा कहना गलत है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या आप वाकई में सीरियस हैं। आप जब भी प्रैक्टिस सीरीज देखने बैठिए हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, और आप क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करके पहले उसका सॉल्यूशन करना सीखिए। सिर्फ ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात याद रखिए, जो लोग सिर्फ ऐसे सूत के पूरा फैल के वीडियो देखते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको मेरे साथ मेरे से पहले पेन चलाना होगा और सॉल्व करना होगा। तो जो लोग देख रहे हैं ना, अगर आप वाकई में, तो इसका आंसर आप कमेंट करिए, आप इसका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कितने लोग सीरियस है। वैसे अभी तक जो हम सवाल आपको देते आए हैं उसमें से 2-3 लोग ही कमेंट करते हैं, और बहुत बार हम देखें कि उनका सही हुआ है। 1-2 का नाम भी याद है, क्या नाम है उनका, अरे जो भी नाम है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट करिए कि इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कर लिए, जिस तरीक़े का प्रैक्टिस हम आपको ये सिलेक्शन वाला सीरीज में करवा रहे हैं, हर सेट में बढ़िया सवाल आपको दे रहे हैं, तो देखिए आपका ना प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाएगा और आपका टारगेट ज़रूर मिलेगा आपको। कहता है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 है तथा a और b न्यून कोण है, a और b एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम होता है। ठीक है, तो a और b हैं, a और b का वैल्यू क्या है। देखिए सिंपल सा बात यह है कि साइन a प्लस बी का वैल्यू भी √3/2 है और कॉस a माइनस बी का वैल्यू भी √3/2 है। तो अगर आपको चार्ट याद है थीटा के डिग्री वाला, तो आप आसानी से कर सकते हैं। साइन में आप √3/2 कहाँ देखते हैं, तो 60 डिग्री पे देखते हैं। मतलब साइन a प्लस बी बराबर √3/2 है, तो इस √3/2 के जगह पे हम
साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए हम तो सीधा लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, लेकिन आपको थोड़ा समझा देते हैं, आइडिया लग जाएगा। साइन a प्लस बी बराबर है √3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन का 60 डिग्री। और देखिए साइन और a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीक़े से कॉस a माइनस बी का वैल्यू भी √3 है, तो कॉस में अब √3 कहाँ देखते हैं, कॉस में अब √3 कहाँ देखते हैं, कॉस में √3 आप 30 डिग्री पे देखते हैं, मतलब इसको लिखेंगे कॉस का 30 डिग्री। तो यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया। साइन यहाँ काट दीजिए, कॉस यहाँ काट दीजिए, समझ में आया। अब a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब जोड़ देंगे ना, तो प्लस बी माइनस बी कैंसल, 2a बराबर 60 और 30 90, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। जब a बराबर 45 डिग्री होगा और a और b का सम 60 है, तो b बराबर ऑटोमेटिक आपका 15 डिग्री निकल जाएगा, मतलब a 45 डिग्री और b 15 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, a और b का वैल्यू, ठीक है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम से सवाल है, अलजेब्रा से है बेसिकली सवाल। कहता है कि अच्छा अलजेब्रा में भी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना होता है, ठीक है। कहता है कि यदि 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 को क्रमशः 2x माइनस 3 और x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 7 और 0 बचता है। मतलब जब इस इक्वेशन को 2x माइनस 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, और जब x प्लस 2 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो a और b का मान क्या है, तो इसको आप कैसे निकालते होंगे मुझे मतलब नहीं है, हम आपको यूनिक तरीका बताते हैं जिससे आपका आंसर सीधा आ जाएगा। लोग करेंगे क्या कि x का 2 वैल्यू आएगा, एक यहाँ से हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर होगा 3/2 और यहाँ से x बराबर होगा -2, ठीक है। तो एक बार x का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो a प्लस b से एक हमारा इक्वेशन बनेगा। जब हम x का वैल्यू -2 रखेंगे तब फिर से a और b के साथ एक इक्वेशन बनेगा, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके a और b का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। उतना काम आपको नहीं करना है। जो x का आसान वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो x का ये वाला वैल्यू तो मेरा फ्रैक्शन में है, आसान वैल्यू मेरा ये है कि अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर होता है -2। अब x का वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रख दीजिए। क्या आता है उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे ऑप्शन से तोड़ना है, ठीक है। तो x का वैल्यू -2, तो -2 का क्यूब -8 और -8 गुना 2 -16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 4a और -2 इंटू b माइनस का 2b और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस इक्वेशन के इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। अब ध्यान दीजिए -16 और -2 माइनस का 18, माइनस को 18 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4a माइनस 2b बराबर 18 हो जाएगा। 4a माइनस 2b बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए आप ना इसी को दोनों तरफ 2 से भागा दे दीजिए तो ये मेरा बन जाएगा 2a माइनस b बराबर 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो a और b का वैल्यू होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -2 लेते हैं तो ये 2 दूना 4 और माइनस प्लस 4 और 2 6 आता है, मतलब ये तो आपका होगा नहीं। अगर 3 और -3 रखते हैं तो 3 दूना 6 और -3 और +3 6 और 3 9, ये 9 बराबर 9 देता है। मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -3 हो जाएगा, आंसर सीधा। नहीं तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो जैसे हम x का वैल्यू -2 रखे तब मेरा एक इक्वेशन आया 2a माइनस b बराबर 9। इसी तरीक़ा से जब आप 2x माइनस 3 बराबर 0 करके x बराबर 3/2 रखेंगे तब भी एक इक्वेशन आएगा आपका a और b के साथ, और दोनों इक्वेशन को जोड़ घटा के a और b का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। उसमें टाइम जाएगा और टाइम ही बचाना है, ठीक है। स्कोर भी करना है
और टाइम भी बचाना है। देखिए अगर सीधा थीटा के वैल्यू पे सवाल आया जाए, जो हम लोग चार्ट में देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो वैल्यू आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बना सकते हैं। बोला कि कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो क्या आपको कॉस 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू याद है? नहीं याद है। क्या आपको साइन 60 और कोस 60 का वैल्यू याद है? नहीं याद है। तो ये सवाल नहीं बनेगा। जिसको वैल्यू याद है फटाक से बनेगा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ये किसी और फॉर्मूला पे भी बनेगा, लेकिन हो सकता है वो भी आपको याद ना हो। तो वैल्यू याद, मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ याद करना है उसको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई ऑप्शन उसके लिए ढूंढना नहीं है। तो आप देखिए, हम आपको बताते हैं। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 अपॉन साइन 60 डिग्री होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। यही होता है। अब समझदार आदमी करेगा क्या? देखिए ऊपर हो जाएगा √3 - 1, ऊपर हो जाएगा √3 - 1, बट्टा में 2 होगा, और यहाँ नीचे वाला में से ऊपर होगा √3 + 1/2 होगा। तो ये 2 और ये 2 तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? √3 + 1। अब जरा आप इसको प्यार से एक बार सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। क्या आंसर आता है इसको थोड़ा आप सॉल्व करिए एक बार, और सॉल्व करके आप सही आंसर को टिक करिए। सॉल्व करके आप सही आंसर को टिक कर दीजिएगा। कहता है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। बेसिक से जाएंगे, वही बात है, बहुत लेंदी पड़ेगा। वैसे ये CI का सवाल है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बनाइएगा। देखिए कोई राशि है ना, 5 साल में 5 साल का समय लेके 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यही राशि ना 8 गुना कितना समय में हो जाएगी। तो 5 साल में 2 गुना हो गया ना, तो इसी 2 के फैक्टर में इस 8 को तोड़ने का कोशिश करिए। तो हम 8 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3। और 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो पहले वाला समय को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 तिहाई 15 साल का समय लगेगा 8 गुना होने में। एकदम तगड़ा वाला ये ट्रिक लॉजिक जो समझिए, मज़ा आ जाएगा। 5 साल में 2 गुना तो 15 साल में 8 गुना, 5 साल में 2 गुना तो 15 साल में 8 गुना। 15 कहाँ से आया? 8 गुना है ना, तो 8 को इस 2 के बेस में हम तोड़े तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, और पावर जो 3 है इसको समय से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, मतलब 15 साल में यही राशि 8 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि समान धारिता के 2 कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, ठीक है। दोनों में बराबर बराबर जो भी चीज़ आएगा बराबर आएगा। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो तीसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जरा ऑप्शन पे एक नज़र डालिए, 28:41, 41:28, 15:41 और 41:15। जब इस टाइप का ऑप्शन हो ना तो बड़ा सावधानी से आपको काम करना चाहिए। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना तो वो भी आपका ऑप्शन में शामिल रहेगा। अगर मान लीजिए कि इसका आंसर 28:41 है या 41:28 है, तो अगर 41 की जगह 28 और 28 की जगह 41 हम लिख दिए तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। या इसका आंसर 15:41 है या 41:15 है और हम 15 की जगह 41 और 41 की जगह 15 लिख दिए तो भी आपका एक ऑप्शन मौजूद रहेगा। इससे होगा क्या कि आप सही बना के भी गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। सावधानी बरतिएगा इन सब चीज़ों से, और ये चीज़ आप शुरू करिएगा प्रैक्टिस में ही, ध्यान में रहेगा तब ना। देखिए तो जो सबसे पहला लाइन लिखा है वो लिखा है कि दोनों कंटेनर का जो धारिता है, जो वॉल्यूम है वो बराबर है। तो यहाँ देखिए पहला कंटेनर में 3 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट पानी है, टोटल 4 यूनिट है। दूसरा कंटेनर में 5 यूनिट दूध है और 2 यूनिट पानी है, टोटल 7 यूनिट है। तो यहाँ तो मात्रा तो यूनिट में बराबर है नहीं, बराबर करना होगा। कैसे? देखिए ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है। ये मिल्क है
और ये वाटर है, ठीक है। तो पहला में 3:1 है, ठीक है। टोटल कितना है 4 यूनिट, ठीक है। दूसरा में 5:2 है, टोटल कितना है 7 यूनिट। तो भैया कहता है कि दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। यहाँ आपको दिख रहा है 4 और 7 है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। जब इसको 7 से किए हैं तो इन तीनों यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को भी, 1 को भी, 4 को भी। तो जब देखिए यहाँ भी हो गया 7 चौके 28, यहाँ भी होगा 7 चौके 28। तो 7 से इनको और इनको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 तिहाई 21 और 7 एकम 7। अब 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 पछे 20 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब देखिए सब में दोनों कंटेनर में वॉल्यूम बराबर हो गया, 7 चौके 28 और 7 चौके 28। अब मिल्क के साथ जोड़ दीजिए और वाटर के साथ। तो मिल्क 21 और 20 41 अनुपात 8 और 7 15, मतलब तीसरे कंटेनर में 41:15 41:15 मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। पूछा भी क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो। ऐसा ना कि उलट के पूछ दे वाटर और मिल्क का रेशियो, तब 15:41 हो जाएगा, तब भी आपका तो बड़ा सावधान रहना है। तो इसका आंसर क्या होगा 41:15। ये देखिए आप आज के सेशन का आखिरी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपया में खरीदे तथा y अमरूद x रुपया में बेचे। यदि x बड़ा है y से तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। बेसिकली इस कंसेप्ट पे बहुत बढ़िया सवाल बनता है और इस फॉर्मूला के जरिए आप उस सवाल को सेकंड में आंसर कर सकते हो। जब वो x अमरूद y रुपया में खरीदे और y अमरूद x रुपया में बेचे और x बड़ा हो y से, तो इस केस में व्यापारी को हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। और कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो ये ऑप्शन डी x² - y² अपॉन y² % गेन। बेसिकली हम आपको ये चीज़ सिखाना चाहते हैं क्योंकि इस यहाँ से ऐसे सवाल आएगा। समझिए सवाल कैसा रहेगा, बोलेगा कि एक फल विक्रेता मिटा रहे हैं इसको, 11 अमरूद मान लेते हैं 10 रुपया में खरीदे तथा 10 अमरूद 11 रुपया में बेचे। यदि ये चीज़ नहीं रहेगा तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगा। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि इसी फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल देंगे। इसी में आपको 2 सवाल बता दिए, ठीक है। तो 11 अमरूद 10 रुपया में खरीदे और 10 अमरूद 11 रुपया में बेचे। फायदा तो हमको दिख ही रहा है ना। तो कितना परसेंट का, तो x² - y², 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना 21 बट्टा y का स्क्वायर मतलब कितना 10 का स्क्वायर 100 गुना 100%। 100 कट गया, 21% का इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो इस पे आपका सवाल आता है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट वाला था, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा सवालों के सिलेक्शन में, फिर एक सवाल को लिखना, मिटाना, डील करना, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक व्यक्ति के पास जो भी आपके लिस्ट में होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।